नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर का। मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मिर्जापुर सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। सीएम योगी के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा और दर्शन भी किए हैं, पूजन दर्शन किए हैं और इसके साथ ही सीएम योगी के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मंदिर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजन अर्चन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजन अर्चन किया है। इसके साथ ही वो अब से थोड़ी ही देर में निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर के कामों का जायजा लेंगे। किस तरीके से, कितनी तेजी से काम चल रहा है कॉरिडोर को लेकर के निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे आपसे थोड़ी ही देर में। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में विवादित नियुक्तियों का मामला गरमाता नजर आया और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अध्यक्ष रहते की थी विधानसभा में नियम विरुद्ध नियुक्तियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर नियुक्तियां रद्द हुई। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब प्रेमचंद अग्रवाल भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विधानसभा में विवादित नियुक्तियों का मामला है। विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने नियम के विरुद्ध नियुक्तियां की थी और जिसकी जांच की गई, जांच में अनियमितताएं पाई गई और उसके बाद उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। और अब खबर यह भी सामने आ रही कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल अभी धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल। वित्त मंत्रालय उनके कंधों पर है और माना यह जा रहा है कि अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, खबर आ रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और अब विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी उन नियुक्तियों को रद्द करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन सब चीजों को लेकर शासन से अनुमोदन मांगा था, जिस पर शासन ने से अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे दी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो जल्द ही अपनी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे सकते हैं सरकार से, क्योंकि लगातार यही दबाव यहाँ पर चल रहा है और पूरे प्रदेश भर में चाहे विपक्ष हो या आम जनता हो, सभी ये कह सकते हैं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर लेना है, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसे रखा जाना है, किसको सत्ता दिया जाना है, उन सब चीजों का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर होता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी फिलहाल अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से कोई स्वीकृति यहाँ पर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बन रहा है और जो सरकार की जो रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें जल्द ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मंत्रिमंडल से इस्तीफा उनका मांगा जा सकता है और वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जब देहरादून पहुंचेंगे तो कह सकते हैं कि उनके सामने एक और नई मुसीबत सामने खड़ी होगी कि सरकार की तरफ से उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा उस पर क्या कुछ उनका कहना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अपना निर्णय यहाँ पर जल्द ही ले सकती है और संगठन में इन सब चीजों को लेकर विचार विमर्श लगातार यहाँ पर चल रहा है, मंथन चल रहा है कि किस तरह की कार्रवाई आगे की जाए ताकि सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सब आरोपों का पलटवार यहाँ पर किया जा सके, उनका करारा जवाब यहाँ पर दिया जा सके और आने वाले निकट भविष्य के लिए इस तरह की कार्रवाई एक नजीर यहाँ पर बन सके। जी अभय, बिल्कुल जिस तरीके से इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने के बाद क्या सरकार या संगठन भी कोई ठोस कदम उठा सकता है क्या? क्योंकि जो अनियमितताएं की गई, गलत तो गलत होता है। धामी सरकार ने साफ तौर पर यह संदेश देने का काम किया ही है। पिछले कई ऐसे जिस तरीके से जो घटनाएं घटी हैं उनको देखें तो
तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार अपना कदम इस समय उठाती हुई नजर आ रही है, जो एक्शन यहाँ पर धामी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, उन धामी उसमें ये कहा जा सकता है कि जल्द ही एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि बड़े निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर जाने जाते हैं, जिस प्रकार से सशक्त निर्णय, कठोर निर्णय यहाँ पर लेते हैं। तो ऐसे में ये भी लगातार कयास यहाँ पर चल रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनका यहाँ पर इस्तीफा लिया जा सकता है और उनके ऊपर संगठन की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए भाई। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल में हैं। अमित शाह ने बिहार में मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया है। आज उन्होंने किशनगंज के ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जो सीमांचल के इस प्रसिद्ध काली मंदिर में सिर झुकाने पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने किशनगंज में एसएसबी कैंपस बीओपी फतेहपुर का दौरा किया और 5 बीपीओ भवनों का उद्घाटन भी किया। इसके बाद शाह बीएसएफ कैंप में अधिकारियों के साथ उनकी बैठक की है और इसके अलावा वो माता गुजरे विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम सुंदर सुभूमि में भी शिरकत करेंगे। बिहार में बीजेपी का मिशन 2024 का शंखनाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है और सीमांचल में दूसरे दिन भी अमित शाह ने अपनी हुंकार भरी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनी, क्या माना जाए कि आज जिस तरीके से किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है और ये मिशन 2024 का आगाज है क्या? बिल्कुल, देखिए मिशन 2024 का आगाज हो गया और इसका आगाज सीमांचल से, चूंकि सीमांचल इलाका है वो इलाका बड़ा ही खास है वोटर्स के मामले में अगर माना जाए, क्योंकि हमेशा से बीजेपी उस इलाके में कमजोर रही है। तो बीजेपी ने इस बार मिशन 2024 की जो शुरुआत करी है वो उसी इलाके को चुना है, सीमांचल इलाके को चुना और सीमांचल से ही हुंकार भरी है। सीमांचल की जनता को ये बताने की कोशिश की है कि जो पिछले दिनों एनडीए में टूट हुई और जेडीए जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया, वो तमाम बातें और आगे क्या कुछ इनकी रणनीति है वो तमाम रणनीतियों से लोगों को रूबरू कराया। सबसे खास बात ये रही कि सीमांचल इलाके में इस रैली में इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ था, जो वाकई इस बात को देखने से आश्चर्य भी हो रहा था कि अगर बीजेपी की रैली में इतनी बड़ी हुजूम इकट्ठी हुई है तो ये अपने आप में एक वाकई बहुत बड़ा ये एक नया तजुर्बा है लोगों के लिए भी और नेताओं के लिए भी नया तजुर्बा है। बीजेपी पिछले जब से एनडीए की सरकार टूटी थी तब से बीजेपी इस पे होमवर्क कर रही थी और होमवर्क पूरी तरह से इस बार सक्सेस रहा, क्योंकि जो लोगों का हुजूम था, लोगों का जो विश्वास था, जिस तरह से कल पूर्णिया की सभा में लोग इकट्ठे हुए, जिस तरह से आज चूंकि लोगों के इस बार खास तौर पे लोगों की इमोशन का ख्याल रखा है बीजेपी ने। आज किशनगंज की जिस बूढ़ी माता में लोगों की आस्था है, सबसे पहले वहीं पे दर्शन करने के लिए गया अमित शाह। तो कह सकते हैं कि लोगों की आस्था और लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश मिशन 2024 के जरिए शुरू कर दी है बीजेपी ने सीमांचल इलाके में। जी बिल्कुल, और इस दौरान विपक्षियों पर भी बरसते नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री रजनी। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री तमाम उन बातों को लोगों से रूबरू करा रहे थे कि बिहार में पिछले दिनों जो नई सरकार बनी थी 2020 में जब सरकार बनी थी तो कई शर्तों पे सरकार बनी थी, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी और इस बावजूद इसके जेडीयू को ये मौका दिया गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को उतारा गया था और फिर बीच में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ा तो सिर्फ ये लोगों को एहतियात नहीं दिला रही थी, बल्कि वो उस मंच के जरिए आरजेडी को भी एहतियात दिला रही थी कि ये मौका, ये ऐसा हादसा है, ऐसा वाकया पहले आरजेडी के साथ भी हुआ, एक बार फिर से नीतीश कुमार ना पलट जाए। ये तमाम बातें लोगों को भी समझा रहे थे और मंच के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा था और तमाम अपने एजेंडों से रूबरू कराया जा रहा था जनता को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी।
उधर भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी हलचल तेज हो गई है। शशि थरूर के प्रतिनिधि चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने पहुंचे, जिसके बाद यह तय हो गया कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। तो वही माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केरल के सांसद शशि थरूर के बीच होना है। दोनों विपरीत व्यक्तियों वाले नेता हैं। ऐसे में यह साफ हो गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर लड़ेंगे। थरूर ने अपने प्रतिनिधि को फॉर्म लेने भेजा। 24 साल बाद गैर गांधी होगा कांग्रेस अध्यक्ष। तो अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर देखने को मिलेगा और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद को जो है भागदौड़ी जो है काफी तेजी में चल रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जो है लाइन रेस में जो है सबसे आगे आ रहे हैं। आज शशि थरूर ने जो है अपने जो उनके जो दूसरे में साथी थे उनको जो है लेटर लेने के लिए भी भेज दिया गया। वो चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर जो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम उठ रहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम उठ रहा था कि आखिरकार सबसे अध्यक्ष पद के लिए जो है सबसे रेस में सबसे आगे वही लगाया गया था। जिस तरीके से जो गांधी परिवार से अध्यक्ष पद 24 साल बाद इसको हटाया जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई जो है अध्यक्ष नहीं रहेगा पार्टी का, लेकिन अब जो है शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अपने प्रतिनिधि को फॉर्म लेने भी शशि थरूर ने भेज दिया है पार्टी कार्यालय और फॉर्म भी उन्होंने मंगा लिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शशि थरूर ने आज जो अपने प्रतिनिधि को जो है फॉर्म लेने के लिए पार्टी कार्यालय भेजा था, तो उसमें साफ उनका ये कह दिया है कि मैं पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जो है लड़ सकते हैं। शशि थरूर भी जो है रेस में इस टाइम पे चल रहे हैं। सबसे पहले जो नाम आ रहा है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका सबसे पहले नाम यहाँ पर आ रहा है, जिससे सोनिया गांधी से भी उनकी जो है बात हुई थी फोन पे, जो है फोन के द्वारा बातचीत की गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जो है रेस में सबसे आगे देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो शशि थरूर है उन्होंने अपने प्रतिनिधि को जो है फॉर्म लेने के लिए पार्टी कार्यालय भेजा गया। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से वो उनका ये कहना है कि आखिरकार अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर भी जो है रेस में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष पद जो गांधी परिवार के पास में रहता था, वहां पर गांधी परिवार इसमें काफी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से जो अध्यक्ष पद रहता है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से गांधी परिवार से अध्यक्ष पद जाने की बात कही जा रही है कि गांधी परिवार अब की बार अध्यक्ष पद नहीं लेगा। राहुल गांधी को भी काफी लोगों ने मनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि वो अध्यक्ष पद नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष रहते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब अशोक गहलोत और जो शशि थरूर हैं वो दोनों में से जो है मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि शशि थरूर ने आज अपने ही प्रतिनिधि को जो है फॉर्म लेने के लिए भेज दिया गया है पार्टी कार्यालय। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गजरौला के अलीपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरा वाकया जो है वो गजरौला थाना क्षेत्र के अलीपुरा इलाके का है। गजरौला में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके से इलाका दहल गया। धमाके के बाद ध्वस्त हुए मलबे में फैक्ट्री में काम करने वाले 4 लोग दब गए और आनन फानन में 2 लोगों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब इस हादसे की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, हालांकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है और
आपको बता दें कि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ब्लास्ट में फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में लोग घायल हो गए हैं। 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं बताया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ है। थाना गजरौला के अलीपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध पटाखे के फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद इलाका दहल गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से ब्लास्ट में फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए हैं, बताया जा रहा है ये फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित थी यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गजरौला थाना क्षेत्र के अलीपुर का पूरा मामला है, जहां पर एक अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन को यहां इसकी भनक तक नहीं थी। जो अवैध तरह से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसमें अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जो कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं, जिनको यहाँ से भी रेफर किया गया है। फिलहाल जब मामला सुर्खियों में आया, इसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। पटाखा जो फैक्ट्री संचालक था, उसको फिलहाल पुलिस हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए इमरान। अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद पटाखा फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए हैं। घायल हुए हैं लोग बताया जा रहा है। 4 लोगों को चोटें आई हैं। 2 लोगों को मामूली चोटें बताई जा रही हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ है। हालांकि फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है। खबर वाराणसी से है, जहां पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। काउंसलिंग के दौरान छात्रों का यह हंगामा हुआ है। छात्रों ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय में छात्रों ने तोड़फोड़ की है। हंगामे के बाद काउंसलिंग रोक दी गई है। आज से विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी काउंसलिंग। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यह हंगामा किया गया छात्रों की तरफ से। काउंसलिंग के दौरान छात्रों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है और इसके साथ ही छात्रों ने काउंसलिंग में धांधली का बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद काउंसलिंग रोक दी गई है। छात्रों ने हंगामा किया। विश्वविद्यालय में छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का यह पूरा मामला है, जहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। काउंसलिंग में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है छात्रों ने। सुचारू ढंग से चल रहा था। कुछ लड़कों पर मैसेज किसी प्रत्याशी का आया हुआ था, जो पता चल रहा है कि वो जाकर एजेंसी से पूरी की पूरी लिस्ट और जो भी डाटा है उसने निकाल लिया है। उसी को लेकर जो विपक्ष के यहाँ के प्रत्याशी थे, उन लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया और काउंसलिंग को रोकने का काम किया। सुचारू ढंग से चल रहा था। कुछ लड़कों पर मैसेज किसी प्रत्याशी का आया हुआ था, जो पता चल रहा है कि वो जाकर एजेंसी से पूरी की पूरी। खबर बदायूं से है, जहां पर दातागंज में अवैध रूप से चल रहे पारस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर सभी हॉस्पिटल स्टाफ फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया और संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद शहर में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल संचालकों में अब खलबली मच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है और पारस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में छापेमार कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से चल रहा था ये हॉस्पिटल और संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। बात कर रहा हूँ। हमारे पास आई थी और इनको हमने जो है अभी 4-5 दिन पहले नोटिस दिया था, जिनका फिजिकल रूप से कोई भी जवाब हमारे पास नहीं है और दिमाग का मुआयना करने पर किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन या कोई भी जो है ऐसा संचालन कर्मी जो कि मतलब रजिस्टर्ड हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है और इसमें सारे नियमों का उल्लंघन करा जा रहा था, इसलिए इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास आई थी और इनको हमने जो है अभी 4-5 दिन पहले नोटिस दिया।
सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने के निर्देश दिए थे, जिसमें अब तक सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं और इस 6 महीने के कार्यकाल में उपलब्धियों के रूप में उनके पास जीरो टॉलरेंस की सरकार के काम है। धामी सरकार में ही आईएएस, आईएफएस, पीसीएस अफसरों पर कार्रवाई हुई है। विधानसभा में अवैध नियुक्तियां निरस्त हुई हैं और इसी के चलते राज्य की जनता धामी सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उस पर संकल्प की राह पर आगे चलने का काम सरकार कर रही है। जो हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं, उसी को लेकर हमने यूके SSC में जो लंबे समय से जो भर्तियों पर खेल चल रहा था, भर्तियों में गड़बड़ियां चल रही थी, उनकी जांच करवाने का निर्णय लिया था और उसी का परिणाम है कि आज 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और निकट भविष्य में आपको और भी बड़ी गिरफ्तारियां दिखेंगी और भी बड़ी कार्रवाइयां दिखेंगी। ये अभियान हमारा चलेगा। राजधानी देहरादून के यूसीएफ भवन में उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की 14वीं वार्षिक निकाय की बैठक संपन्न हुई। वार्षिक निकाय बैठक में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही निकाय बैठक में बोर्ड मेंबर समेत सभी डेलीगेट्स भी पहुंचे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड सहकारी संघ भवन में सभागार का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सहकारिता के शीर्ष संस्था यूसीएफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मौजूदा साल में यूसीएफ ने 562 करोड़ रुपए का साल भर में कारोबार किया है, जिसमें उनका 4.49 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। आगे भविष्य में इस कारोबार को 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर यूसीएफ के मातबर सिंह रावत ने कहा कि यूसीएफ पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को खरीदकर संघ की ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर विक्रय का काम कर रहा है और जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है। इस बार यूसीएफ की वार्षिक बैठक थी 14वीं और बड़ी खुशी की बात है कि यूसीएफ लगभग 4.5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में और लगभग 600 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है इस साल का। और मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बनाइए और जो भी सरकार से कोई दिक्कत होगी तो आप उनको दिक्कत पूरी करें। इस बार भी आज हमारी 4वीं वार्षिक निकाय बैठक थी और साथ साथ जो हमने एक सुंदर वातावरण को लेकर एक अपना सभागार बनाया है, उसका भी लोकार्पण जो है माननीय मंत्री जी द्वारा आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा किया गया। और उस सभागार के सर्वप्रथम तो सब लोगों ने बड़ी सराहना की और बहुत एक ऊंचे दर्जे का बना हुआ है। उसके साथ साथ आज जो है हमारी एक 14वीं वार्षिक निकाय की बैठक थी, जिसमें कि हमने जो विगत वर्ष में जो हमने कम से कम 4.5 करोड़ का जो लाभ प्राप्त किया है, उसके बारे में सब लोगों ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।